Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor शहबाज अली. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और उसका 8.2 नॉलेज हमने पढ़ना शुरू किया हुआ है और उसके ऊपर हमारे 3 SLOs हैं 8.2 नॉलेज के अंदर, जिसमें से हम पहला SLO पढ़ चुके हैं. लास्ट लेक्चर में सेकंड SLO पे हम बात कर रहे थे. हमने होमोजेनस इक्विलिब्रिया और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया पे बात की और देखा किस तरह से Kc को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है. इसी को आगे लेके चलेंगे और लास्ट पे हम इस SLO पे बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स, फ्लो देख लें. सबसे पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया, फिर कोलेजेंस वाले फैक्टर्स को हमने इंक्लूड किया, देखा कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को जो कि एक रिवर्सिबल फॉर्म में लिखी जाती है उसको कैसे Kc की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. इस पर हमने डिटेल से बात की थी. होमोजेनस इक्विलिब्रिया क्या होता है, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया क्या होता है, इस पर भी बात की थी. Kc रिमेन्स कांस्टेंट, इस पर भी हमने बात की थी. कैसे कंसंट्रेशंस चेंज करने पर भी Kc क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. फर्दर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इस पे लास्ट लेक्चर में बात हमने शुरू की थी और हमने देखा था कि Kc का भी यूज करते हैं और Kp का भी यूज करते हैं. ठीक है, डिफरेंस आपको दोनों का बता दिया हुआ है और यहां तक हम पहुंचे थे कि दिस Pc इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज Kc. पार्शियल प्रेशर आर एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेयर. ये लाइन का मतलब क्या है, यहां से मैं बात को शुरू करूंगा. फ्रेंड्स, अक्सर औकात हम ये बात करते हैं एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. कौन कौन सी गैसेस होती हैं? टोटल प्रेशर एयर का बराबर होता है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ अदर गैसेस, मेनली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मेंशन कर देते हैं. अब टोटल प्रेशर कितना होता है? 760. अब इस 760 में का 78% निकाल लो तो जो प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर होगा नाइट्रोजन का, क्योंकि 78% नाइट्रोजन होती है. 21% निकाल लो 760 का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और बाकी रिमेनिंग पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसका होगा? डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस का. तो पार्शियल प्रेशर हम बात करते हैं जब रिएक्शन हो रहा होता है. तो बेसिकली रिएक्शन के अंदर होता तो यही है कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो हर एक इंडिविजुअल गैस की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में एक्सप्रेस नहीं की होती, बल्कि उसके प्रेशर में एक्सप्रेस की होती है. लाइक हाफ एटीएम पर डीएम क्यूब या 1 एटीएम पर डीएम क्यूब. इस तरह से हर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, जैसे यहाँ पे प्रेशर ऑफ एल होगा, यहाँ पे प्रेशर ऑफ एम होगा. ठीक है, जैसे हमने ये नीचे लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ वाई होगा, प्रेशर ऑफ जी होगा. तो इन सब प्रेशर्स को जो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर होता है, मैंने पार्शियल प्रेशर की टर्म में इनको हम एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होगी बात. अब फर्दर थोड़ी सी मजीद डिटेल में बात करनी है अबाउट Kp. Kp क्या है आपको पता है, Kc की जगह पर लिखा जा सकता है और यहां पर Kp आता था क्योंकि आप यहां पे प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हो. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. तो इक्वेशन, ये आप लोगों ने मैट्रिक में इक्वेशन पढ़ी हुई है. PV बराबर है nRT. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे करना क्या है आपने स्टूडेंट्स, वॉल्यूम को आप इस तरफ ले आएंगे. जब वॉल्यूम को आप इस तरफ ले आएंगे तो इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल्स टू N/V/RT. अब यहां पर मोल पर वॉल्यूम, दिस इज एक्चुअली कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे कि P बराबर है CRT. ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगी ये इक्वेशन. अब एक काम करना है, इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, मैं जरा इसको छोटा कर लूं. मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें A रिएक्ट करेगा B के साथ
और प्रोडक्ट बनेगा सी और डी। ठीक है, अब यहां पर एक और हमें साथ में छोटी सी चीज लिखनी पड़ेगी, वो है इनके नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए जो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं जे, जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा उसको रिप्रेजेंट करता हूं के, सी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एल, डी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एम। आप चाहें तो किसी और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो मैंने सपोज्ड सिंबल्स यूज किए हैं, आप स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। अब ए भी गैस है, बी भी गैस है, सी भी गैस है और डी भी गैस है, सब गैसेज हैं ये। अब मैं आपको अगर टास्क दूं कि इस इक्वेशन को आपने इन चारों के लिए एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? डेफिनेटली मुश्किल तो है नहीं है, आप एक्सप्रेस करोगे प्रेशर ऑफ ए बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसको बी के लिए करो तो क्या लिखोगे? पी बी कंसंट्रेशन ऑफ बी और आगे लिखोगे आर टी। आगे इसी तरह पी सी द कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। इसी तरह से प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ डी और आगे आएगा आर टी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ये चारों इक्वेशंस को मेंशन कर दिया, इस इक्वेशन को यानी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म के अंदर। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या चेंज कर सकते हैं? सिंपल, आप यहां पर जहां सी ए लिखा है, जहां सी बी लिखा है, जहां सी सी लिखा है, जहां सी डी लिखा है, आप इनकी जगह ये लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, यानी इसकी जगह पे आप लिख दो ब्रैकेट। ब्रैकेट तो ब्रैकेट किसको जाहिर करती है? शाबाश, स्क्वायर ब्रैकेट किसको जाहिर करती है? बोलो जल्दी से, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो आप सी लिख दो या ब्रैकेट लिख दो, एक ही बात है। ओके, तो ये रहा, ये देखो, तो ये इक्वेशन आपको समझ आ गई। पी ए बराबर है ब्रैकेट ऑफ ए आर टी, पी बी बराबर है ब्रैकेट ऑफ बी आर टी, पी सी बराबर है ब्रैकेट ऑफ सी आर टी, पी डी बराबर है ब्रैकेट ऑफ डी आर टी। फॉलो कर लिए मेरी बात को? चले शाबाश। अब मुझे बताएं के पी किसके बराबर होता है? आप सब जानते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन का आपको के पी लिखने का कहूं तो आप सब जानते हैं, अभी आपने पढ़ा के पी, पीछे आप पढ़ के आइए देखें। ठीक है, प्रोडक्ट ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट नीचे आते हैं, और जो भी यहाँ पर पावर्स होती हैं वो ऊपर मतलब जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। ठीक है, कॉफिशिएंट होता है वो जो पावर बन जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। के पी बराबर होगा प्रोडक्ट, अब जरा गौर से देखिएगा, प्रोडक्ट में कौन आता है? इक्वेशन के प्रोडक्ट में आता है सी, तो यानी आप लिखोगे यहां पर प्रेशर ऑफ सी, राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूं ये, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ सी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर एल, ठीक है, इनटू प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ डी की पावर एम। नीचे क्या लिखोगे बेटा? प्रेशर ऑफ ए की पावर जे। आगे लिखोगे प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर के। फॉलो कर लिया आपने मेरी बात को? तो ये मैंने बेटा के पी लिख दिया, जो कि बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, अब आप याद रखिएगा, मैं हाईलाइट करने लगा हूं, आप पी सी की वैल्यू भी जानते हैं, पी डी की वैल्यू भी जानते हैं, पी ए की वैल्यू भी जानते हैं, पी बी की वैल्यू भी जानते हैं। ये आपने ऊपर लिखी ना, ये देखें यहां से देख लो, पी ए इसके बराबर है, पी बी इसके बराबर है, पी सी इसके बराबर है, पी डी इसके बराबर है। अब आप ये क्या क्या करो, ये चारों वैल्यूज को इस इक्वेशन में अप्लाई कर दो। जैसे आप इस इक्वेशन में अप्लाई करोगे तो बेटा क्या होगा, मैं आपके साथ थोड़ा सा उसको लिखता हूं। मसलन इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं इस तरफ लिखने वाला हूं, आप देखिए जरा गौर से। तो के पी बराबर होगा, सबसे पहले पी सी की जगह पे क्या लिखोगे? शाबाश, स्क्रीन में लेके जरा,
शाबाश, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। पीसी की जगह पे क्या लिखोगे? ये चीज लिखोगे, यानी क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड आर टी, ब्रैकेट क्लोज करोगे और ऊपर एल आ जाएगा। समझ रहे हो? मैं ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं ना, तो ब्रैकेट के पार पावर तो वैसे की वैसे ही आएगी ऊपर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं चूंकि अब इसको और इसको अप्लाई करके नहीं दिखाना चाह रहा, वो खुद भी कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये पावर डेफिनेटली सी के ऊपर भी आएगी और आर टी के ऊपर भी आएगी। ये देखो, सी के ऊपर भी आ गई और एज अ ब्रैकेट ये जो आर टी के साथ ब्रैकेट लगी इसके ऊपर भी पावर आ गई। फुल स्क्रीन करके दिखाइए। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यानी जब यहां पे पी सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखोगे सी आर टी, तो साथ में पावर जो थी इसके ऊपर वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी बेटा किसके साथ? आरटी के साथ भी, सी के साथ भी। ये पॉइंट समझ आ गया अब सबको? इसी तरह बेटा जब आप बाकी वैल्यूज भी अप्लाई करोगे, मसलन पीडी की वैल्यू अप्लाई करोगे, तो पीडी की वैल्यू अप्लाई करोगे सी डी आर टी, ब्रैकेट के अंदर आएगा सी डी आर टी। इस ब्रैकेट के अंदर जब आएगा सी डी, यानी पीडी की जगह आएगा सी डी आर टी, जब ब्रैकेट के अंदर आएगा एम, साथ में जब मल्टीप्लाई होगा अंदर सबके साथ, तो ये बन जाएगा। इसी तरह ए और बी सबकी वैल्यूज आपने क्या कर देनी स्टूडेंट्स? इस तरह अप्लाई कर देनी। अप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में से अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? आर टी ऊपर भी है, नीचे भी है, ये भी है, ये भी है, ये कॉमन आ जाएगा। ये देखिए, ये आपने आर टी अलोंग विद देयर पावर, मैथमेटिक्स के रूल्स आप जानते हैं। इसको फुल स्क्रीन करके दिखाएं जरा। ये देखें, ये कॉमन निकाल लिया विद देयर पावर्स। ठीक है, अब मैथ का रूल है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन रूल के मुताबिक जब बेस सेम होती है तो डिवीजन के अंदर जब डिवाइड हो रहा और बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऊपर ले जाते हैं और उसको माइनस कर देते हैं क्वेश्चन रूल के मुताबिक। तो ये देखें, मैंने यही किया, यहां पे पावर्स को माइनस कर दिया। तो शाबाश, आप जल्दी से बताओ इस इक्वेशन को, यानी ये वाली इक्वेशन इससे बनी है। इस तरह कर लो। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नीचे है ऊपर वाले से बनी है, इसमें देखो सी डी ए बी, सी डी ए बी अलग, आर टी आर टी आर टी आर टी कॉमन निकाल लिया था। अब जल्दी से बताओ बेटा, ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में रिलेशन लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखा है, दिस इज के सी। है ना, ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा है, तो मैं लिखूंगा दिस इज के सी। इसकी जगह पे देखिए मैंने क्या अप्लाई कर दिया? केसी, यानी केपी बराबर है केसी मल्टीप्लाई बाय आर टी। क्वेश्चन रूल के मुताबिक पावर्स ऊपर चले गई। अब आगे शाबाश, इस फैक्टर को समझो। ये जो चीज है, दिस इज डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन क्या होता है फ्रेंड्स? डेल्टा एन होता है डेल्टा एन लिखना था। डेल्टा एन होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब जरा गौर करो, शाबाश, अब जरा गौर करो। ये जो इक्वेशन आपको मैं दिखाने वाला हूं, आप ये देखें, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में एल और एम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जे और के रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल अगर करना हो तो एल प्लस एम कर दो, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल करने हो तो एल एम को जमा कर दो, रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जमा करने हैं तो बेटा आप जे और के को क्या कर दो? जमा कर दो, एल एम प्रोडक्ट, जे के रिएक्टेंट। देखो मैंने जमा ही किया, तो टोटल दिस इज एल प्लस एम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, J प्लस के इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब इनको माइनस करोगे तो दिस इज डेल्टा एन। ये डेल्टा एन ऊपर आ गया। अब ये वो फाइनल इक्वेशन है जो हमें हेल्प करेगी। अगर मुझे केसी दिया है तो मैं केपी निकाल लूंगा, अगर मुझे केपी दिया है तो मैं केसी निकाल लूंगा, शर्त मुझे उसका उस पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर पता होना चाहिए। चलें स्टूडेंट्स, अब इसके 3 केसेस हैं, वो तीनों केसेस हम एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए डिस्कस करते हैं। होप सो ये कन्वर्जन ये सारा आपको समझ आ गया है। अच्छा जी, अब वो 3 केसेस कौन कौन से? अभी आपने पढ़ा के पी जो कि बराबर होता है के सी के इंटू
आर टी एंड डेल्टा एन। आई एम श्योर कि आपको आर के बारे में पता है। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और नॉर्मली हमें आर की वैल्यू याद रखनी चाहिए 0.0821 एटीएम पर मोल डीएम क्यूब पर केल्विन। ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ग्रेड 10 में पढ़ी हुई आर की वैल्यू। तो आर इज जनरल गैस कांस्टेंट, वो फिक्स है। इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर गिवन हो, हम केपी केसी के बारे में बात कर सकते हैं। अब केस नंबर वन क्या है कि केपी बराबर होता है के सी के। कब बराबर होता है भाई? जब डेल्टा एन 0 होगा बेटा। जब डेल्टा एन 0 होगा तो डेल्टा एन 0 का मतलब जब मैं यहां 0 अप्लाई करूंगा तो आर कुछ भी हो, टी की वैल्यू कुछ भी हो, जब पावर ही किसी चीज की 0 हो जाए तो मैथ कहता है उसका आंसर क्या आएगा? 1। तो जब ये फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियसली, मुझे जरा स्क्रीन में लेके आए, जब ये फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियसली केसी इंटू 1 केसी ही रहेगा, और केसी और केपी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा कब होता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं। केस नंबर 1। केस नंबर टू क्या है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है 2 मोल, प्रोडक्ट है 3 मोल। मतलब यह है कि इस केस में डेल्टा एन जो है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल हैं 3, रिएक्टेंट के मोल हैं 2। 3 में से 2 निकालोगे तो जवाब आएगा 1। इसका मतलब जब आंसर प्लस आएगा, डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा, तो एक बात आपने याद रखनी है बेटा, जब डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा तो खुद आप समझदार हो, मैथ आप पढ़ते हो, केपी बराबर है के सी आर टी, डेल्टा एन इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चीज आर टी, टेम्परेचर किसी न किसी रिएक्शन का कोई ना कोई तो गिवन होगा। अब जब आप उस टेम्परेचर और आर को मिलाकर के सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर में आपको आंसर तो केपी का मिलना है। मान लो कि केपी था 2, सॉरी, मान लो केपी आपने निकालना है और केसी की वैल्यू थी 2। अब 2 किसी न किसी डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, समझाने के लिए, तो 5 × 2 10 आएगा ना। तो इसका मतलब आपको इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो आंसर बेटा किसका मिलेगा? केपी का मिलेगा, जो कि बड़ा हो जाएगा आंसर ना, 2 से तो बड़ा हो जाएगा। यानी कि जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो हमेशा केपी बड़ा होगा किससे? केसी से। ठीक है, इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ, मैं इसको वैसे ही समझ लेता हूं। 2 मोल रिएक्टेंट 3 मोल प्रोडक्ट में जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहे हैं, प्रेशर भी ज्यादा हो रहा होगा, केपी भी ज्यादा हो रहा होगा, किससे? केसी से। उल्टा कर लो अब इसको। तीसरे और आखिरी केस में क्या होगा कि 3 मोल प्रोडक्ट हो सकता है चेंज हो रही हो 3 मोल रिएक्टेंट चेंज हो रहा हो 2 मोल प्रोडक्ट। इस केस में आपने डेल्टा एन निकालना है, तो डेल्टा एन निकालोगे 2 - 3, आंसर इज -1। नेगेटिव में आंसर आ गया ना। तो बताओ के पी बराबर है के सी आर टी, और ऊपर आएगा -1। अब जब पावर माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब अब जो भी केसी होगा, मान लीजिए केसी है 2, फिर से अब 2 जब मल्टीप्लाई होगा किसी ऐसी चीज के साथ जिसकी पावर नेगेटिव में है, असल में ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद यानी 2 को जब डिवाइड कर दोगे तो छोटा ही होगा ना आंसर। 2 को जब तकसीम करोगे तो 2 छोटा हो जाएगा, और आपको आंसर किसका मिलेगा? केपी। इस केस में बेटा केपी स्मॉल हो जाएगा केसी से। मैं ऐसे पढ़ता हूं कि जब 3 मोल रिएक्टेंट ज्यादा मोल्स 2 मोल में कन्वर्ट होंगे, थोड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनका प्रेशर भी थोड़ा होगा, और कम प्रेशर होने की सूरत में केपी स्मॉल हो जाता है। किससे? केसी से। लार्ज कब होता है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, प्रेशर बढ़ेगा, केपी बढ़ जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए थोड़े मोल्स में तो केपी कम हो जाएगा, केसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ज्यादा हो जाएगा। बराबर कब है, कम कब है, ज्यादा कब है, ये तीनों केसेस बेटा मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब
फुल स्क्रीन पे जरा करें इसको, जरा न्यूमेरिकल देख लें एक दफा स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट्स, तो वर्क एग्जांपल है जिसमें देखिए केसी दिया हुआ है और हमने क्या करना है, हमें केपी निकालना है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। केपी बराबर है केसी आर टी डेल्टा एन। अब 3 और 1 4 मोल, 4 मोल जा रहे हैं 2 मोल, मैं वैसे प्रिडिक्ट कर देता हूं 4 मोल 2 मोल में जा रहा है, ज्यादा मोल्स थोड़े मोल्स में जा रहे हैं, केपी छोटा आएगा क्योंकि ये वाला केस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिसमें डेल्टा एन, जब भी डेल्टा एन बेटा नेगेटिव होगा तो ये वाला केस, ठीक है ना, केसी बड़ा आएगा केपी छोटा आएगा। करके देख लेते अगेन, हमने डेल्टा एन निकाला, शाबाश, डेल्टा एन किसके बराबर होता है, वी ऑल नो डेट प्रोडक्ट जो कि 2 मोल है माइनस रिएक्टेंट जो कि 4 मोल है तो -2 आएगा। अब फाइनली हमने क्या करना है, वही केपी बराबर है केसी, ये आर आ गया, टी टेम्परेचर केल्विन में लगाना है, 500 डिग्री है, 273 जमा कर दो तो आएगा 773 केल्विन में आ गया, पावर में -2 है, -2 लिखो, डेल्टा एन है ना -2, और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, दिस इज द आंसर ऑफ केपी। और अब आप खुद कंपेयर कर लो, केपी का आंसर है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 जो कि छोटा है किससे, केसी का आंसर क्या है, शाबाश, केसी बड़ा है, कितना है, केसी ऊपर लिखा हुआ है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब लास्ट में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? आई होप कि आपने मैथ में फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं? वेरी सिंपल, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक रूम है, इसमें 4 बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों के फ्रैक्शंस की बात करूं तो कितने फ्रैक्शंस हैं बच्चों के, तो डेफिनेटली 4 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक सर्कल बना देता हूं तो सर्कल के अंदर अगर मैं इस तरह लाइन लगा देता हूं, तो अगर मैं पूछता हूं टोटल कितनी फ्रैक्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शन हैं इसके अंदर। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि आपके पास जब एक रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे। रिएक्टेंट में हो सकता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो, तो जितने भी मोल्स होंगे रिएक्टेंट के और जितने भी प्रोडक्ट के एट इक्विलिब्रियम, और अगर वो खाली मोल्स में ही दिए जाएं, यानी उनके सिर्फ मोल्स बता दिए जाएं, कंसंट्रेशन तो होती है ना मोल पर डीएम क्यूब, मोलैरिटी, पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर अंडर अंडर 1 डीएम क्यूब, दिस इज प्रेशर, लेकिन खाली मोल्स बता दिए जाएं, ना प्रेशर बताया जाए ना कंसंट्रेशन, खाली मोल्स बता दिए जाएं, तो फिर हम उनको किस तरह डील करेंगे? मोल फ्रैक्शन में डील करेंगे। मोल फ्रैक्शन इज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, खास तौर पे मिक्सचर, मिक्सचर किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर है बेसिकली इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर। अब उस मिक्सचर के अंदर हम क्या करेंगे? बताएंगे कि रिएक्टेंट के अंदर जो ए था, बी था, प्रोडक्ट के अंदर सी था, डी था, उनके कितने मोल्स हैं, और मोल्स को उनकी फ्रैक्शंस में लिखेंगे, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है सबको पता है। मसलन एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ए बी केमिकल है, सी केमिकल है, डी केमिकल है, तो अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, सबको पता है। फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है टोटल मोल्स नीचे आएंगे और जिसकी फ्रैक्शन निकालनी है वो ऊपर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं शाबाश एक्स बी निकालना है, एक्स बी निकालने का तरीकाकार क्या होता है? टोटल मोल्स ऊपर आएंगे और सॉरी जिसकी फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। इस तरह बेटा आप एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, एक्स डी सबका निकाल सकते हो, और मैथमेटिकल रूल के मुताबिक तमाम फ्रैक्शंस को जब सम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये मैथ में आप पढ़ के आए हो, मैं यहां पर सिर्फ उस मैथ के कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये समझाने बैठा कि 1 के क्यों बराबर होता है, ये आपको आता है, आई एम श्योर आपको आता है ये। अगर नहीं आता तो आप अपने टीचर के पास जाएं, मैथ वाले टीचर के पास जाएं, उनको कहें कि हमें ये प्रूफ कर दें ये 1 के बराबर है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं और हम उसको कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। एक काम करता हूं कि मैं कंटेनर ले लेता हूं, उस कंटेनर में ए बी सी डी
ए जो है वो 2 मोल है, बी जो है वो 3 मोल है, सी जो है वो 1 मोल है, डी जो है वो 4 मोल है। ठीक है, अब मैंने इन सब की फ्रैक्शन निकालनी है, तो एक्स ए की फ्रैक्शन निकालनी है, तो एक्स के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे आएंगे, जो कि 10 है। सबको जमा करो 10 आएगा। इस तरह एक्स बी निकालना है आपने, तो एक्स बी निकालने के लिए एक्स के नंबर ऑफ बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। एक्स सी निकालना है आपने, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 10। डी निकालना है आपने, एक्स डी निकालना है, तो 4 ऊपर आएगा, 10 नीचे आएगा। ठीक है बेटा, अब इनको जब डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आंसर आएगा, वो जो भी आंसर होगा वो होगा फ्रैक्शन, वो होगा फ्रैक्शन, और वो हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, मसलन इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, आंसर 1 से कम आएगा। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन करें जरा। जी स्टूडेंट्स, तो आप सबने डिवाइड किया होगा, डिवाइड करके ये आंसर आता है, कोई मुश्किल नहीं है इनको डिवाइड करना। अब आप एक काम करो, इन सबको जमा कर लो, जमा करोगे तो इन सबका सम हमेशा 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 मैथ के रूल के मुताबिक किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक हो गया, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सेकेंडली, अगर आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ तो परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, आपको पता है टोटल ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो ना ये आप। ठीक है, ये फ्रैक्शन आई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 20%, 30%, 10%, 40%, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक इक्वेशन है, इसको हमने के एक्स की शक्ल में लिखना। व्हाट इज के एक्स? एक्स रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, तो सेम उसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ सी, एक्स ऑफ सी की पावर सी, एक्स ऑफ डी की पावर डी, एक्स ऑफ ए की पावर ए, एक्स ऑफ बी की पावर बी। इस तरह आप मेंशन करोगे जब आपको कंसंट्रेशन मोल्स में गिवन होगी खाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह सेकंड, ये वही चीज है, दोबारा इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया है। फर्दर ये कि इक्वेशन एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें, शाबाश, इसको फुल स्क्रीन करके देखें। इसमें हमारे पास अमोनिया ऊपर आएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएंगे, और ये सबकी फ्रैक्शंस दी हुई हैं। सिंपल, आपने क्या करना है इन फ्रैक्शंस को, अब आप देखो यहां पे भी आप फ्रैक्शंस को ऐड कर लो। यहां पे 4 फ्रैक्शन नहीं है, 3 फ्रैक्शन है। यही समझाना चाह रहा हूं कि कभी फ्रैक्शंस 3 भी हो सकती हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं। जितनी भी होंगी उनका आंसर हमेशा 1 नहीं रहेगा। अब यहां पर देख लो, इनका आंसर 1 ही रह रहा है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा कि एक्स का 2। समझ गए हो? और लास्ट में एक मैंने इंफॉर्मेटिव लाइन लिखी है, द यूज ऑफ मोल फ्रैक्शन टू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन गैसियस सिस्टम एंड सॉल्यूशन वेयर मेजरिंग पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिफिकल्ट। खास तौर पे गैसेस के अंदर और सॉल्यूशंस के अंदर हम के एक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे लिए गैसेस का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट, उनका प्रेशर मेजर करना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभार उनकी कंसंट्रेशन मेजर करना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें फायदा क्या होता है हमें, इसमें हमें फायदा क्या होता है कि हमें फ्रैक्शंस के साथ डील करना आसान है। क्यों फ्रैक्शंस के साथ डील करना आसान है? उसके सिंपल सी रीजन मैं बता देता हूं आपको। मसलन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी, हमें पता है ये 4 है तो 1 के बराबर है। मान लो हमने किसी तरह से 3 का पता करवा लिया, ठीक है ना, 3 का पता करवा लिया तो ऑटोमेटिकली डी पता चल जाएगा, क्योंकि 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा में मैस पता करना पड़ेगा ना, कितने ग्राम मैस बाकी है, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर कितने ग्राम ए बाकी है, कितने ग्राम बी बाकी है, कितने ग्राम सी बाकी है, कितने ग्राम डी बाकी है। मैस फाइंड करना रिलेटिवली आसान है, तो मैस की मदद से मोल्स निकाल लेंगे सबके, मोल्स निकालने के बाद मोल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे एट इक्विलिब्रियम, और बाद में हम के एक्स निकाल लेंगे, जो कि रिलेटिवली पार्शियल प्रेशर और के सी से निस्बतन आसान है। ओके स्टूडेंट्स, इस एसएलओ को आप दोबारा पढ़ लें। राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, एंड मोल फ्रैक्शन, ये सारी बातें हो गई हैं। अब छोटा सा एक एसएलओ है, सेकंड एसएलओ, डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द सेम रिएक्शन। रिएक्शन सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, तो क्या केसी भी डिफरेंट हो सकते हैं? क्या रिलेशन है उनके दरमियान में? 2 मिनट में ये बात समझ आ जाएगी आपको। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये पेज ऐड कीजिएगा यहां, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ए
प्लस बी, आई विल गेट सी, और मुझे इसका केसी दिया हुआ है, और केसी है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। या मैं सिंपल यूज करता हूं ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना ले जाएं, 10 की पावर -2, ये इसका केसी है। यही रिएक्शन है ना। मैंने टेम्परेचर चेंज करना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया, एक बात याद रखें, टेम्परेचर चेंज किया केसी चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन चेंज करूंगा, प्रेशर चेंज करूंगा, उससे केसी चेंज नहीं होता। ये मैं पीछे बता के आया हूं आपको, टेम्परेचर चेंज किया ना केसी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर उसने क्या चेंज नहीं करना। अब रिएक्शन का केसी कब बदलेगा? सिंपल, इसी इक्वेशन को उल्टा लिख दो। जब आप इसी इक्वेशन को उल्टा लिखोगे तो बेटा यही केसी उलट हो जाएगा। समझ गए हो? तो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू है, इनवर्स रिएक्शन के लिए वही वैल्यू क्या हो जाएगी? उलट हो जाएगी। यानी केसी बराबर है 1/Kc। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है तो ये उसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये केसी उलट हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ लगाना है आपने स्लैश, दूसरे के साथ नहीं लगाना। ठीक है, मान लो कि अगर ये केसी डैश है तो ये दूसरा केसी है। ठीक है, उसी रिएक्शन को उल्टा करके लिखना है। तो ये एसएलओ भी हमारा कंप्लीट हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है? इन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। अभी हम देखते हैं और आपने इनका आंसर करना है। आई होप कि आप इनके जवाब दे दें। गिवन द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, राइट द इक्विलिब्रियम, बहुत आसान, अब लिख लोगे इसका नाम। फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, ड्राइव द केसी एक्सप्रेशन। अगेन प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएंगे, पावर्स का ख्याल रखना है। हाउ वुड यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी फॉर, इसका भी हमने करवाया है। प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, पावर्स का ख्याल रखना है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ए बी इज केसी, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन? वो कह रहा है इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज केसी। अभी मैंने बोला ना आपको, केसी बराबर है 1/Kc इनवर्ट। ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि अगर इसका ये फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब इसके लिए ये है केसी है, तो रिवर्स के लिए क्या होगा? ऑपोजिट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। Explain Kc change when stoichiometric coefficient of reactants are multiplied by a factor. Explain how Kc change when the stoichiometric coefficient of a reactions are multiplied by a factor with the equilibrium expression of reaction. This in terms of Kp, sorry, ये ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है। वो कह रहा है कि explain how Kc change when the stoichiometric coefficient of our reactions are multiplied by a factor. Again Kc कैसे, ये बेसिकली Kc का एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा वो ये कहना चाह रहा है। तो Kc बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। आपने सिंपल इक्वेशन को लिखा A प्लस B और ये बना C, लेकिन आपने इसी को इस तरह कर दिया 2A प्लस 2B और ये मिलेगा 2C। तो अगेन ये 2 जो है ये फिर आप इधर एक्सपोनेंट्स से निकाल के पावर्स में लगा दोगे, आपको पता है इस चीज का। राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन H2H इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc एंड Kp। भाई बहुत आसान है, देखो H2I2 मिल रहा है 2HI, ठीक है भाई, इनका Kp Kc के बराबर होगा। कैसे पता चला? क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल इधर 1 + 1 करो 2 है, इधर भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल बराबर है। जब नंबर ऑफ मोल बराबर है, डेल्टा एन 0, Kp किसके बराबर है? Kc के बराबर है। हाउ वुड यू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन? अगेन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया, ये आप कर लोगे नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन के केस में कैसे करना है इसको। आगे गिवन द रिएक्शन, राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर मोल फ्रैक्शन। इसकी भी मोल फ्रैक्शन में आपने लिखनी है, वो आपको मैंने बता दिया लास्ट में। व्हाट हैपेंड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इफ द टेंपरेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज? Kc चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा कम होगा, ये हमारा आने वाला टॉपिक है, लेकिन चेंज हो जाएगा। For a given equilibrium reaction, if the Kp is known, how can you calculate Kc? Simple, Kp बराबर है Kc। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन का पता है तो आप ये रेफर करो कि बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर हमें ये इक्वेशन पता है, if the value of Kp is known, अगर हमें Kp पता है तो हम Kc निकाल लेंगे by dividing with RT and delta n। ओके, आई होप नॉलेज कंप्लीट। क्वेश्चन बैंक हमने डिस्कस किया, एसएलओ को अच्छे से समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉलेज के साथ कल मुलाकात होगी। कोई सवाल है करो। ओके, क्लियर है?